हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। क्योंकि जो झारखंड में चौकीदार का एग्ज़ाम हो रहा है, हिंदी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। क्योंकि संज्ञा से क्वेश्चन पूछे गए थे, द्रववाचक संज्ञा से, ठीक है, और सर्वनाम से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कुछ हम ट्रिक से समझेंगे और कुछ मेरा एमसीक्यू भी रहेगा, ठीक है। तो सभी बच्चों को वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और ध्यान से सारे कुछ को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। तो संज्ञा पढ़ने वाले हैं पहले हम। तो देखते हैं हम संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं या फिर से भेद पूछे जाते हैं, ठीक है। भेद या प्रकार, तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं या भेद भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो 5 प्रकार जो होते हैं, और एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार, और संज्ञा अगर ऐसा ही पूछा जाएगा कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं तो 5 प्रकार, और अगर उत्पत्ति लगा दे वहाँ पे कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और संज्ञा किसे कहते हैं? जो हमारे आसपास है वे सारे संज्ञा है, जैसे वस्तु, व्यक्ति, स्थान। तो देखते हैं अब संज्ञा के जो 5 प्रकार है उसे देखते हैं हम। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के ये 5 प्रकार है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो चलिए इसे अब हम बहुत ही सिंपल वे से समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिफिनेशन पूछा गया था द्रववाचक संज्ञा का, ये इसमें से कौन द्रववाचक संज्ञा है, क्वेश्चन में पूछा गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और पहले समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जयपुर, दिल्ली, भारत, रामायण, अमेरिका, राम, श्याम, अफ्रीका इत्यादि, ठीक है। तो यहाँ पे इसको समझते हम, उदाहरण को देखिए। हाँ, आपको तुरंत व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का जो बोध कराता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे कि जयपुर, ये खास स्थान है, एगो खास स्थान है जयपुर, उसका नाम ही है जयपुर। तो जयपुर का वह खास परिचय करा रहा है और जयपुर नहीं है। दिल्ली एक ही दिल्ली है, खास व्यक्ति का यह स्थान या वस्तु एक ही दिल्ली है, दिल्ली एक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत कितना है? एक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामायण कितना है? एक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि क्वेश्चन मतलब इसका जो डिफिनेशन है इसमें बताया गया है, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अमेरिका एक ही है, तो विशेष एक ही, मतलब कि एक ही स्थान अमेरिका है। राम एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। राम ये जो नाम है यह एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। श्याम भी एक नाम है। अफ्रीका एक ही है, यानी कि जितने किसी भी एक वस्तु मतलब विशेष व्यक्ति, स्थान का नाम दर्ज करता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
तो आई होप आप सभी बच्चों को व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझ में आ रहा होगा कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करें, जैसे गंगा, जो गंगा है यह गंगा नदी का यह बता रहे हैं, यानी कि गंगा एक ही है। ठीक है, गंगा एक ही है। और अगर इसमें गंगा में बोला जाता कि जैसे यमुना नदी, जैसे कि नदी, हाँ नदी बोला जाता नदी, तो नदी क्या हो जाता आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाता, क्योंकि नदी बहुत सारे हैं तो उसकी जाति को प्रजन कर रहा है। नदी सभी जाति के नदी को प्रजन कर रहा है। और वहीं पे अगर हम बात कर दे जैसे कि यमुना नदी, तो यमुना नदी किसको प्रजन करेगा व्यक्ति। ये यमुना नदी जो है ये खास एक ही है, यमुना नदी एक ही है और वे खास है, तो किसी विशेष स्थान को दर्ज कर रही है यमुना नदी। ठीक है, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर से आपको आ जाता है सिंधु नदी, तो वह भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। सूरज व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा का है आपका जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं फिर से समझते हैं। जिन शब्द से किसी प्राणी यानी जिसमें जान हो या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, फूल, मनुष्य, वृक्ष आदि। जैसे कि यहाँ पे देखिए जातिवाचक मतलब किसी भी जाति का वह विशेष दर्ज कर रहा है। जैसे घोड़ा, तो घोड़ा क्या है, क्या आप व्यक्तिवाचक संज्ञा बोल सकते हैं? घोड़ा तो बहुत सारा है। अगर वहीं पे घोड़ा में आ जाता कि लाल घोड़ा, तो वहाँ पे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा टिक आउट कर सकते थे, लेकिन बोल रहा है घोड़ा, तो घोड़ा जाति को प्रजन कर रहा है। ठीक है, फूल ये पूरा जाति को प्रजन कर रहा है, फूल के जाति को। वहीं पे आ जाता गुलाब, चमेली, चंपा, तो ये सारे हो जाते फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। मनुष्य, तो मनुष्य ये सारे जाति को प्रजन कर रहा है। जैसे मनुष्य, लड़का, लड़की, ये सारे जाति को अपना प्रजन कर रहा है। ठीक है, तो मनुष्य में वहीं पे नाम आ जाता मनोज, सोहन, तो ये हो जाते फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहीं पे हो गया वृक्ष, ये वृक्ष जो है ये पूरे जाति को प्रजन कर रहा है, वृक्ष जाति को। वहीं पे बात करें अगर बोल देते बरगद के वृक्ष, तो ये फिर हो जाता आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। और एक दो उदाहरण दे दे आप सभी बच्चों को। जैसे कि बोल सकते हैं पहाड़ एक जाति को बोध करा रहा है। वहीं पे अगर हम बोल देते पार्श्वनाथ का पहाड़, तो फिर वे हो जाते व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जानवर जातिवाचक संज्ञा है, वही जानवर का नाम आ जाता कि घोड़ा, तो फिर से वो हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। मछली जाति को बोध करा रही है, नदी जाति को बोध करा रही है, अध्यापक जाति को बोध करा रहा है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि आपने जातिवाचक संज्ञा को भी बहुत ही अच्छे से समझे। तो पढ़ने वाले हैं अब हम समूहवाचक संज्ञा। तो जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या है उसे समझते हैं अब हम। जैसे परिवार जो है यह समूह को इंडिकेट कर रहा है। कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस, टीम, झुंड, बारात, संगठन, ये क्या है? वे सारे समूहवाचक संज्ञा के बारे में बता रहा है। तो देखिए इसको हम समझते हैं।
देखिए परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, तो वे क्या, परिवार क्या है, समूह को इंगित कर रहा है। कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, तो वहाँ पे एक समूह है कक्षा में। सेना में भी एक समूह है। जैसे देखिए यहाँ पे इसका और एक डिफिनेशन है, जिसकी गिनती संभव हो। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसकी गिनती संभव हो वह एक समूह को दर्शाता है। जिसकी गिनती संभव हो और वह एक समूह को दर्शाता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं परिवार, इसकी परिवार में गिनती संभव है। ठीक है, परिवार में जो सदस्य है उसकी गिनती संभव है, इसीलिए हम उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है भी कक्षा जो है ये भी समूहवाचक को इंगित करता है, क्योंकि कक्षा में जितने भी सारे बच्चे हैं उसे हम गिन सकते हैं ना, तो उसे भी हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। सेना को भी हम गिन सकते हैं, एक संभव है गिनना सेना को, तो वे हमारा समूहवाचक। भीड़ में कितने लोग हैं उसे हम गिन सकते हैं। पुलिस कितना है हम उसे गिन सकते हैं। बारात, कहीं पे कोई बारात जा रहा है तो बोलते हैं नहीं कि बारात में 200 लोग आ रहे हैं, तो उसे हम गिन सकते हैं। तो वही समूहवाचक संज्ञा का है डिफिनेशन की जिनकी गिनती संभव हो एक समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। तो आई होप आप सभी बच्चों को समूहवाचक संज्ञा भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे है हमारा द्रवाचक संज्ञा। तो द्रवाचक संज्ञा जो है, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव का बोध होता हो उसे द्रवाचक संज्ञा कहते हैं। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव का बोध होता हो उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए सिंपल में अगर इसे हम समझते हैं तो ये हमारा है जो लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं और जिसे नापा तोला जा सकते हैं उसे हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिसे हम नाप तोल सकते हैं और जिसे नाप तोल सकते हैं वो तरल अवस्था में, यानी कि जो लिक्विड अवस्था में होते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में बात करें पानी, लोहा, तो पानी को हम नाप तोल भी सकते हैं। ठीक है, और लोहा को भी हम नाप तोल सकते हैं। तेल तरल अवस्था में होते हैं यानी लिक्विड अवस्था में, इसके को हम नाप तोल सकते हैं। घी, दाल, सोना, चांदी, ये सारे हमारा द्रव अवस्था में होते हैं। कोयला को हम नाप तोल भी सकते हैं। चीनी, चाय, तेल, ठीक है, जिसे हम नाप तोल सकते हैं वे हमारा द्रववाचक संज्ञा है। तो देखिए द्रववाचक संज्ञा को आप सभी बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे कि जिसे हम नाप तोल सकते हैं और जो तरल अवस्था में होते हैं उसे हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में है आपका पानी, लोहा, तेल, घी, दाल, सोना, चांदी, कोयला, ये सारे द्रववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा ये लास्ट है संज्ञावाचक संज्ञा के भेद। संज्ञावाचक संज्ञा के 5 भेद होते हैं और ये हमारा 5वां भेद है। तो संज्ञावाचक संज्ञा के 5वां भेद है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव, दशा का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव, दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। शॉर्ट में अगर बात करें तो वह संज्ञा जो किसी भाव को प्रदर्शित करता है, वह संज्ञा जो किसी भाव को प्रदर्शित करता है। जैसे कि बात करें हम बचपन, जवानी, बुढ़ापा, भला, महत्ता, सुंदरता, मधुरता, सत्य, कोमलता आदि। तो इसको हम समझते हैं सारे इसके उदाहरण से कि कौन है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे महसूस सिर्फ किया जाता है, उसे देखा नहीं जाता है। ठीक है, जैसे कि बात करें बचपन, उसको कोई देखा है? बचपन को नहीं देखा है, सिर्फ महसूस किया जाता है। जवानी को महसूस किया जाता है, उसे देखा नहीं है। बुढ़ापा को
देखा नहीं जाता है, उसे सिर्फ महसूस किया जाता है कि वो बूढ़ा हो गया है, बुढ़ापा। ठीक है, तो देखिए भाववाचक संज्ञा को हमने बहुत ही अच्छे से समझे। तो अब हम संज्ञा से संबंधित कुछ MCQ है तो उसका हम टेस्ट लगाएंगे। तो सभी बच्चों को टेस्ट भी अच्छे से अटेम्प्ट करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कितने क्वेश्चन का आपने सही आंसर किए। ठीक है, तो पहला है हमारा वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। वस्तु, स्थान, भाव का जो विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। और संज्ञा के प्रकार अगर पूछा जाए तो संज्ञा के प्रकार आपका 5 होते हैं। और संज्ञा के भेद भी अगर पूछा जाएगा तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। लेकिन उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बुढ़ापा में किस प्रकार की संज्ञा बताए हैं। तो आपको पता होगा बुढ़ापा जो महसूस किया जाता है यानी कि भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे हम महसूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रोध। क्रोध जो है यह एक संज्ञा है। क्रोध क्या है, संज्ञा है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है हमारा हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। हिंदी में शब्दों का लिंग किसके आधार पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, संज्ञा। देखिए ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ऐसा ही क्वेश्चन चौकीदार के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट देखते हैं अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के विचार से पूछे या संज्ञा के भेद पूछे या संज्ञा के प्रकार पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछे तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से ध्यान से रखना है माइंड में आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यमुना। यमुना क्या है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये खास यमुना नदी को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या है। जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो जो विशेष जाति को प्रदर्शित करता है, लड़का, ये लड़का जाति को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमने आपको 8 MCQ क्वेश्चन बताए। आप सभी ने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, और अगर हमारे चैनल में आप न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं ताकि मैं जब भी चौकीदार से संबंधित कुछ भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए ज़्यादा टाइम न गवाते हुए अब हम स्वरनाम को समझते हैं। तो क्योंकि आप सभी बच्चों ने संज्ञा को बहुत ही अच्छे से समझे तो अब हम स्वरनाम को समझते हैं क्योंकि स्वरनाम से भी चौकीदार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्वरनाम को स्टार्ट करते हैं। तो स्वरनाम, तो प्रयोग की दृष्टि से स्वरनाम के 6 भेद होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से स्वरनाम के कितने भेद होते हैं, तो स्वरनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो वहीं बात करें 6 भेद कौन कौन से हैं, तो वे है अनिश्चयवाचक स्वरनाम, निजवाचक स्वरनाम, पुरुषवाचक स्वरनाम, संबंधवाचक स्वरनाम, निश्चयवाचक जिसको हम संकेतवाचक स्वरनाम भी कहते हैं, और एक है हमारा प्रश्नवाचक स्वरनाम। तो देखिए ये सारे जो 6 स्वरनाम के प्रकार है यानी भेद है, इससे हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे जिससे आपको चौकीदार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आसान हो जाए। तो ट्रिक है हमारा अनाप शनाप। ये अगर आप याद रख लेते हो तो स्वरनाम के प्रकार ही या भेद ही वहाँ पे पूछा जाएगा कि कौन यहाँ से स्वरनाम के भेद हैं। तो इसका ट्रिक है आपका अनाप शनाप। तो अनाप शनाप से आप याद कर सकते हो स्वरनाम के 6 भेद। तो पहला है
अ यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ना से हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, प से हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अनाप से हो गया 3 और शनाप से हो जाएगा 3 संबंधवाचक सर्वनाम, ना से निश्चयवाचक सर्वनाम जिसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, प से हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आई होप आप सभी को ये ट्रिक पसंद आया होगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ट्रिक है हमारा अनाप शनाप। और सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें मोहन जा रहा है, तो मोहन जा रहा है, तो वहाँ पे मोहन क्या है? मोहन एक संज्ञा है। तो वहाँ पे अगर हम लिख दें वह जा रहा है, तो वह क्या हो जाएगा? आपका सर्वनाम है। तो वह आपका सर्वनाम है। तो वही इसका डेफिनेशन है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो सर्वनाम कहते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं विशेषण। नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं हम? विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा तथा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम की जो विशेषता बताइए उसे हम विशेषण कहते हैं। फर्स्ट में था क्या? संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, और संज्ञा तथा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो चलिए एक हम विशेषण के उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मेरी भैंस गोरी है। मेरी भैंस गोरी है। सबकी भैंस तो काली होती है, लेकिन मेरी भैंस गोरी है। तो देखिए यहाँ पे मेरी क्या है? तो मेरी एक सर्वनाम है। भैंस क्या है? तो भैंस जो है हमारा ये हो जाएगा आपका संज्ञा है। तो और गोरी क्या है? तो विशेषण है। जैसे कि मेरी भैंस गोरी है, तो मेरी सर्वनाम है। भैंस क्या है? तो संज्ञा है, और गोरी क्या है? विशेषण है। तो यहाँ पे जिस प्रकार हमने समझे कि संज्ञा तथा सर्वनाम की जो विशेषता बताई, जैसे मेरी भैंस गोरी है, तो भैंस कैसी है? गोरी है। तो भैंस की विशेषता बता रहा है गोरी, तो यहाँ पे गोरी हो जाएगा आपका विशेषण। तो विशेषण की अगर हम प्रकार यानी भेद की बात करें तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक। तो चलिए इसे हम ट्रिक से समझते हैं जिससे हमें अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि यहाँ पे विशेषण के भेद चौकीदार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका ट्रिक है हमारा बहुत ही सिंपल है, GS PS। GS और PS। तो GS हो जाएगा आपका गुणवाचक संज्ञा, गुणवाचक विशेषण, S हो जाएगा संज्ञावाचक विशेषण, और P हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण, और S से हो जाएगा आपका संकेतवाचक विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 6 भेद, मतलब 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक GS PS। GS हो जाएगा गुणवाचक, S हो जाएगा संज्ञावाचक, P हो जाएगा परिणामवाचक, और S हो जाएगा संकेतवाचक। तो अब हम जो चौकीदार के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उसे हम एक बार रिपीट करते हैं। अगर पूछा जाएगा कि संज्ञा के कितने प्रकार यानी भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और एक भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। और यही बात करें अगर उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। तो बात करें अब विशेषण। विशेषण की कुल संख्या अगर पूछा जाए तो कुल संख्या 11 है, लेकिन अगर पूछा जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के आपका 6 भेद होते हैं। ठीक है, आपका अनाप शनाप। अनाप शनाप। तो अ से हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ना से हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, प से हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो अनाप से 3 हम याद कर लिए। शनाप, स से हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम, न से हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, प से हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये जितने भी हम बता रहे हैं अब वही सारे क्वेश्चन
पूछे जाएंगे चौकीदार के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट बात करते हैं विशेषण। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी जो हमारे आसपास है वे सारे संज्ञाएं, ठीक है। और बात करें स्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होता है उसे स्वनाम कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताई उसे हम विशेषण कहते हैं। तो आई होप आप सभी बच्चों को आज के ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। तो जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, और देखिए वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं एक सूचना देना चाहती हूँ कि धनबाद चौकीदार का तैयारी कितने बच्चे कर रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। क्योंकि हम धनबाद से संबंधित उसी हिसाब से क्वेश्चन बना पाएँ, क्योंकि अब आप सबका एग्ज़ाम जल्द ही ले लिया जाएगा, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन भी बनाना है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो एक्टिव पर्सन है, तो हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।